अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, गद्दारी के इल्ज़ामात और इसके अलावा गिरफ्तारियां और लफ्ज़ी गोलाबारी, यह है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। लेकिन अहम डेवलपमेंट जो होने जा रही है पाकिस्तान की सियासत में वो है बाय इलेक्शन, जो कि सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में होने हैं। क्या इस पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर असर पड़ सकता है और ये तब्दीली क्या कोई मुतवक्के हो सकती है? और इमरान खान सब जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं उसकी तारीख क्या बाय इलेक्शन के नताइज के बाद आएगी? क्या वो अगर बाय इलेक्शन के नताइज उनके हक में हुए या उनके फिर उनके हक में ना हो तो वो फिर किस तरह से इस डेट को अनाउंस करेंगे? ये है आज का हमारा मौजू और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अहम और फैसला जो कि तफसीली फैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने तफसीली फैसले में भी ये लिखा है कि वोट डालते वक्त पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होगा, ना कि पार्टी सरबराह की, और मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। और जो ये राय देते हैं कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार ना करने से आमरीत को फ़रोग मिलेगा, तो ये इस सुप्रीम कोर्ट इस दलील को तस्लीम नहीं करता, ये फैसले में लिखा गया है। तो क्या ये आर्टिकल 63A की तशरीह का जो तफसीली फैसला आया है इसके मुताबिक अब पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में, पाकिस्तान की सियासत में ख़रीदो फ़रोख्त जो सियासत में होती है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। आज के मेरे पैनलिस्ट उनका आपसे तारुफ करूँ, हमें ज्वाइन किया उमर डार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में अहमद जवाद साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा है, और ख्वाजा नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लॉयर हैं और इस वक्त अपनी राय देंगे हमें आइनी, कानूनी और सियासी लिहाज से इस वक्त जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ में चाहूँगी उमर डार साहब आपसे करूं। इस वक्त जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उस पर जो तफसीली फैसला आया है, क्या इस फैसले को आप लोग वेलकम करते हैं? और इसके साथ साथ आप लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह से PTI ये पिटीशन लेकर गई थी, या PTI नहीं, सदर पाकिस्तान की ये जो रेफरेंस था उसके मुताबिक ये जो फैसला आया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बाब खरीदो फरोख्त का बंद कर दी है? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख आप उठा के देख लें, ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। इस मुल्क में पहले भी कई एक मर्तबा जो है वो सियासी मंडी लगाई गई। आपको याद होगा छांगा मांगा का भी एक दौर में बड़ा नाम मशहूर हुआ था। छांगा मांगा की सियासत ये जो शरीफ फैमिली ने शुरू की थी। और अभी हाल ही में सेनेट का जो इलेक्शन हुआ और उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो जिस अंदाज से खरीदो फरोख्त कर रहे थे और उनकी जो वीडियोज आई, मैं समझता हूँ कि जब वो वीडियोज इलेक्शन कमीशन को पेश की गई तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था कि वो उस पर इनिशिएटिव लेते और पाकिस्तान की सियासत में ये जो खरीदो फरोख्त का गंद है उस गंद को ख़त्म करने के लिए उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उस पर पूरी तरह खामोश रहा। फिर सिंध हाउस में बाद जिस तरह मंडियां लगाई गई हैं, MNAs की, पंजाब में जिस तरह कोशिश की गई, तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट हम गए। और इमरान खान साहब तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि एक तो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं उनका इनकाद होना चाहिए, और एक सही साफ शफाफ इंतखाबात के बदले में एक सही खालस जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए जिसे अवाम वोट दें, उसकी हुकूमत बननी चाहिए। और ये जो इस तरह बाद उमर डार साहब, हम तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की सबसे खालिस जमहूरी हुकूमत है, सबसे पावरफुल हुकूमत है, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने इंकशाफ कर दिया। जब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो उन्होंने कह दिया कि जिम्मेदार तो मैं था लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। नहीं, देखिए, ये मेरी बात सुने। पहली तो बात ये है कि जिस पैराए में इमरान खान साहब ने बात की वो तो आप सब जानते हैं कि पिछले 70 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं हर हुकूमत में एक मलदहल रहा है, हमेशा से ही रहा है। इमरान खान साहब ने इस पैराए में बात की थी, उनका ये कोई कहना नहीं था। मैं बल्कि समझता हूँ कि हकीकत पूछें तो 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब की जो हुकूमत है
उसे बैसाखियों पे बनाया गया कि इमरान खान साहब को जो है वो बैसाखियां लगा दी जाएं, और फिर जब वक्त आया आपने देखा कि वो बैसाखियां ये तो हटा ली आप गई। और ऑपोजिशन के बयानिए को ही बयान कर रहे हैं। अब जो ऑपोजिशन कह रही है कि इमरान खान साहब बैसाखियों से उनकी हुकूमत बनाई गई और वो उनको इक़्तिदार में लाया गया, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि वाकई ऐसा था। मैंने कहा कि 2018 में मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का मैंडेट चुराया गया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, ताकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो बैसाखियों पे बने। और फिर आपने देखा कि जब वक्त आया तो वो बैसाखियां हटा के इमरान खान साहब की हुकूमत का जिस तरह ये रजीम चेंज और एक साजिश के तहत धड़न तख्ता किया गया, ये पूरी कौम जानती है किधर गई है MQM, GDA और लेकिन उमर डार साहब ये मैनिपुलेशन वगैरह जो कुछ भी सियासत में है, जाहिर है कि इसके एक आईनी तरीक़ेकार के तहत गई है, और आईनी तरीक़ेकार जाहिर है कि पार्लियामेंटेरियन ने किया है। खरीदो फरोख्त तो वहाँ पर वफाक में तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि नहीं हुई है। मेरी अर्ज सुने, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है बशमूल मरियम नवाज और दीगर जितनी भी उनकी सीनियर लीडरशिप है, 3.5 साल में जब भी उनसे ये अदम एतमाद का क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हम अदम एतमाद नहीं लाना चाहते, क्योंकि जिनकी मदद से अदम एतमाद कामयाब होता है हम उनको नहीं कहना चाहते, अगर आपको याद हो तो। और कई मरतबा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर, उनके इशारे के बगैर, उनकी मदद के बगैर कभी भी कामयाब नहीं होता, अगर आपको याद हो। तब तक उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। जो ही उनको इशारा मिलता है तो ये जितनी भी इत्तेहादी हुकूमतें हैं जिनके साथ पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो हुकूमत कर रही थी, वो चंद दिनों में उमर डार साहब, अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि 70 सालों में जिनकी हुक्मरानी थी वो आपको भी पता है, अगर आप ये कहते हैं फिर आप ये भी माने कि नवाज शरीफ को भी हटाने वाले कोई और थे, फिर ये भी तस्लीम कर ले। देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, नवाज शरीफ साहब की तो हमेशा से अपनी गलतियां रही हैं, ये कौम जानती है। अच्छा चले, मेरा ख्याल है कोई भी चीफ ऐसा नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनके साथ उनकी अनबन नहीं रही, किसी के साथ उनकी वो बनी नहीं है। सर ये देखिए ना कंट्राडिक्शन होगी। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आदमी है, करप्ट आदमी है। और फिर जो अच्छा ये कंट्राडिक्शन है ना कि अपने लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है। उमर साहब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अगर आप नजरियाती तौर पर चाहते हैं कि आप लोग एक बयानिया लेकर चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए ये बेहतर है कि आप लोग ये अवाम के लिए लेकर चल रहे हैं, तो फिर आप जो पुरानी तारीख है ना, अपने ओपोनेंट का भी उसी तरह से उनका साथ दें, उनको भी आप उसी तरह से सपोर्ट करें जिस तरह से आप अपने आप को कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फिर लोग ज़्यादा आप लोगों को वेलकम करेंगे। हमारे साथ अहमद जवाद जी, अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं PMLN से। मैं चाहती हूँ कि वो इसके ऊपर आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अहमद जवाद साहब, पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते थे या पंजाब में एक बार फिर PMLN हुकूमत करना चाहती है, ये भी एक किस्म का ये सामने आ रहा है, लेकिन अब चूंकि तफसीली फैसला आया उसकी रोशनी में तो अब अगर खरीदो फरोख्त ही नहीं हो सकेगी, और ख़ासकर खरीदो फरोख्त तो बाद की बात है, अगर मुनहरिफ रुकन का वोट ही कास्ट नहीं होगा तो ये ख्वाब तो आप लोगों का पूरा नहीं हो सकता कि PMLN की पंजाब में दोबारा हुकूमत आएगी। देखें आलिया, इस फैसले की तशरीह का मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा विक्टिम तो इमरान खान खुद बनेगा, इसलिए कि हाल ही में जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे तो ये चीज साबित हो गई कि खरीदो फरोख्त की सियासी मंडी जो है उसका एक बड़ा खरीदार जो था वो इमरान खान था। और उसके बाद अब जो उनका एक खुद अपना बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई इक़्तिदार ही नहीं था, मेरे पास तो फैसलों की ताकत ही नहीं थी। अब आप ये सोचें सिर्फ एक लम्हे के लिए कि ऐसा वजीर आज़म जो है जिसके हाथ में इख्तियार ना हो और वो बेबसी की तस्वीर हो, तो उसके पीछे क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। यहाँ पे फिर जो है ना सवाल पैदा होता है बैसाखियों का, कि जब आप बैसाखियां लेके आते हैं, बैसाखियों के सहारे जब आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर आपको फैसले जो हैं वो किसी और के हवाले करने पड़ते हैं। ये वो असल राज है जो कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से साबित कर दिया। ये वो राज है कि जो उनकी ऑडियो लीक सामने आने के बाद पता चला।
कि वो अपनी सियासी हैसियत से या अपनी सियासी ताकत के बलबूते पे उनको हमेशा शक ही होता था कि वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, इसलिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते थे। अब इसको थोड़ा-सा तारीख के तनाज़ुर में देख लेते हैं कि मुशर्रफ पहली बैसाखी बना, लेकिन जब मुशर्रफ ने कहा कि आपको हम 8-10 से ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते, तो ये उसके फिर खिलाफ हो गए। फिर 2008 का इलेक्शन आया, उस वक़्त कोई बैसाखी अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। फिर 2013 के इलेक्शन में इनको एहसास हुआ कि पब्लिक मेरे लिए खड़ी हो गई है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो इनको बैसाखियां जब ना मिली, तो इन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर 2014 का धरना आया। अब उसके बारे में तो सारे शवाहिद, सब चीजें सामने आ गई हैं। वो भी बैसाखी प्रोवाइड की गई। फिर उसी की कंटिन्यूटी जो है वो 2018 के इलेक्शन में हमने देखी, जब आरटीएस डाउन हो गए। फिर उसके बाद 115 सीटें लेके जब ये असेंबली में आए, आरटीएस डाउन करके सब चीजें चेंज करके इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च करके, तो फिर उसके लिए अलायंसेस ढूंढे गए, आजाद उम्मीदवार ढूंढे गए। फिर उनको जो देना था वो दे दिला के आपने 170-75 का जो फिगर था वो आपने कंप्लीट कर दी। ये पूरी हिस्ट्री। और फिर यहाँ नहीं गेम रुकी, इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके बाद एक और इलेक्शन आना है 2023 में, उसमें हम किस तरह से अपने आप को मेंटेन करेंगे। फिर जाते जाते उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया कि ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग। अब आप उस मुल्क में जहां पे आरटीएस डाउन करके तो पूरे रिजल्ट्स को चेंज किया जाता है, वहां पे आप 1 करोड़ वोट जो है, जो कि ओवरसीज का है, उसको आप इंटरनेट पे दे रहे हैं। उसको कौन संभालेगा? उसका रिजल्ट जो है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट होगा, इसका किसी को अंदाजा है? फिर ईवीएम मशीन्स लाने की क्या तो क्या, जब पूरी दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुकी हुई है। एक मुल्क है गालिबन फिलिपाइन जो है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हर मुल्क ने बशमूल इंडिया के, जर्मनी के बेशुमार मुमालिक ने इसका तजर्बा किया और रिजेक्ट कर दिया कि इसके अंदर ऐसे लूप होल्स हैं कि जिससे इलेक्शन मैनिपुलेट हो सकता है। ये वो बैसाखियों की तलाश है जिसका सफर 2000 से शुरू हुआ, वो 2022 तक पहुंच चुका हुआ है। और इसीलिए इनको खरीदारी भी करनी पड़ती है, इसीलिए इनको बैसाखियां भी ढूंढनी पड़ती हैं। बैसाखियां जब ले ली जाती हैं तो ये फिर अपने आप को बहुत मजबूर और बेकस अपने आप को समझते हैं। फिर उसमें एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आता है। उस फ्रस्ट्रेशन में फिर ये इस मुल्क की जो है वो हर तरह से कि ये मुल्क में एटम बम मार दो, इसके 4 हिस्से कर दो, इस मुल्क को 1/3 ऑफ द कंट्री पानी में डूबा हो तो कहते हैं अर्ली इलेक्शंस करवा दो। अगर 3.5 करोड़ लोग घरों के बगैर और ऐसी 10 लाख ख्वातीन जिन्होंने, जो कि प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने खुले आसमान तले अगर बच्चों को जन्म देना है फ्लड की वजह से, तो इनको उसकी परवाह भी नहीं है। ये कहते हैं इलेक्शंस करवा दो। और इलेक्शन अर्ली कराने के पीछे भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये चाहें तो आज इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं, पंजाब की हुकूमत को भी असेंबली को डिसॉल्व कर दें, केपीके को भी कर दें, गिलगित बल्तिस्तान को भी कर दें, आजाद कश्मीर को भी कर दें, और फेडरल में तो आपने पहले ही जो है रिजाइन करके आप बैठे हुए हैं। तो ये सब कुछ आप कर दें तो कल इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। यानी किसी चीज में भी कोई नेक नियति नहीं है, तजाद आपको हर जगह मिलेगा। राइट, यहाँ पे राइट कंट्राडिक्शन है। इस पर यहाँ पे ब्रेक शामिल कर, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात करें आर्टिकल 63A के हवाले से। जाहिर है कि इसके पाकिस्तान की सियासत पर भी गहरे असरात हैं और भी सियासी मामलात हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हैं ख्वाजा नवीद साहब, माहिर कानून है, उनसे उनकी राय लेते हैं कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई है, इसका तफसीली फैसला आया है। आप क्या समझते हैं ख्वाजा नवीद साहब, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? जी इंशाल्लाह इसके मुस्बत इधरात वो आएंगे असरात। जी बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है।
लेकिन जो मुनहरिफ रुकन का एक जैसे कहते हैं कि आज़ादी इजहार के आज़ादी राय के ऊपर ये कदगन है कि एक कोई भी रुकन जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सका, चाहे वो बाद में नाहिल ही हो जाए। आइन में ये लिखा है, कुछ इंटरप्रिटेशन आइन किस तरह से की जाती है, और ये फैसला कहा जाता है कि ये एक नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। तो आप इस कंट्राडिक्शन को, इस फैसले में इस कंट्राडिक्शन को देखते हैं? मैं इसको कोई कंट्राडिक्शन नहीं समझ रहा, इसको सही इंटरप्रेट किया है उन्होंने। और उसका जो मुनहरिफ अराकीन है, देखिए मुनहरिफ अराकीन के लिए कोई ना कोई पेनल्टीज भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसकी जब मर्जी है वो मुनहरिफ हो जाए और जब मर्जी है तो वो फिर इधर आ जाए, वोट लेने के लिए आ जाए। तो कुछ ना कुछ कदगन लगाना जरूरी है, तो मेरे ख्याल में सही लगाया गया है। जी, इसके पाकिस्तान की जाहिर है कि जो ये मैनिपुलेशन है, हॉर्स ट्रेडिंग है, खरीदो फरोख्त है, ये खत्म होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उमर डार साहब। बड़ी जल्दी समझ गई हैं, छोटी सी बात। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि तफसीली आप समझा दें। आपके ज़हन में ऑलरेडी थे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। मैं उमर डार साहब हमारे साथ हैं। हम पॉलिटिकली भी बात कर रहे हैं कि अब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो एग्रेशन है, गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत किस तरह से गई, अब उनके बयानात किस तरह से आ रहे हैं। उमर डार साहब, आप फरमा रहे थे कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी उनकी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी, और ये पाकिस्तान में 70 सालों से ऐसा ही होता है। क्या ही ग्रेसफुल बात होती अगर इमरान खान साहब ये कहकर इस्तीफ़ा दे देते कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास इख्तियारात नहीं है और इसीलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहता। ये तो अब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गए हैं। अब इन बातों का कोई मतलब बनता है कि वो अब आके कहें कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि पिछले 70 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है, तो ऐसे मामला फिर आप ग्रेजुअली करते हैं, स्लो स्टडी विंस द रेस वाला काम होता है। आप ये नहीं करते कि मतलब जल्दी और जज्बात में आके आप फैसले इस तरह के कर लेना। तो दूसरी गुजारिश ये है कि जो मैंने बात की है, जो पिछले 70 सालों से एक सिलसिला चला आ रहा है, देखिए ये एक हकीकत है, ये बिल्कुल एक हकीकत है। हाँ, अगर हम मीडिया पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई बात ट्विस्ट करें और लोगों को अंधेरे में रखने के लिए करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, मैं समझता हूँ अब तो ये बिल्कुल मामला जो है खुले आम नेकेड हो चुका है पाकिस्तानी कौम के सामने। तो इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है। राइट। ख्वाजा साहब, आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बाइख्तियार नहीं होता, वो फैसले नहीं कर सकता। और ये क्या बात हुई कि एक वज़ीर आज़म जब वो कुर्सी पर होता है तो तब तो इस किस्म का कोई खदशा नहीं होता कि उसके पास इख्तियारात हैं या नहीं। अपने मनपसंद फैसले भी किए जाते हैं, जिनको नवाजना होता है वो नवाजा भी जाता है, अपनी पावर्स भी यूज़ किए जाती हैं। और जब अगर वो कुर्सी से हट जाते हैं तो तब उनको याद आता है कि हमारी जो पावर थी वो तो हमारे पास थी नहीं, हुक्मरानी किसी और की थी असल में। वो उस वक्त जब सीट पे बैठे होते हैं तो मुतलकुल अनान बादशाह बने होते हैं और वो उन्हीं के कंधे के ऊपर बैठ के सारे हुक्म चला रहे होते हैं, जिनके लिए बाद में कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, और सारे इख्तियारात उनके कंधे पे बैठ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब वो कंधे से उतार देते हैं इनको, फिर कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, और कंधों पे बैठ के उनको सब कुछ नजर आ रहा होता है, हरा ही हरा। बाद में फिर वो रिग्रेट करते हैं कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। राइट। यानी कि हमारे यहाँ जमहूरी वज़ीर आज़म मजबूत होते हुए भी होता नहीं है, या वो फिर आंखें बंद कर लेता है सिर्फ कुर्सी एंजॉय करने के लिए, ये समझा जाए? बिल्कुल डे टू डे बेसिस से करते हैं कि जो दिन मिल जाए और उसमें अपना काम बनाएं। जी, अहमद जवाद साहब, आप लोगों को तो इजहार हमदर्दी करना चाहिए इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे थे जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया, जब वो नाहिल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और उसके बाद जब उन्होंने वोट दो की इज़्ज़त का नारा लगाया, उस वक्त वो भी इसी किस्म के ख़दशात का इजहार करते थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे कि उनके पास पावर्स नहीं थे, वो कोई फ़ैसले नहीं कर पाते थे। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब से इजहार हमदर्दी करना चाहिए कि अगर आज वो कह रहे हैं कि उनके पास भी पावर्स नहीं थी। देखिए, बात यह है कि वो भी नहीं उन्हीं के सहारे से आए थे जिनके सहारे से ये आए।
कि अच्छा नवाज शरीफ साहब जी, अहमद जवाद साहब से सवाल किया जी, ठीक है, अहमद जवाद साहब से ये सवाल किया था जी, अहमद जवाद जी साहब। माशाल्लाह, अच्छा सॉरी। इट्स ओके जी जी, अहमद जवाद साहब। जी, जी। आलिया देखें, बात ये है कि इमरान खान से पहले तो जो भी हुक्मरान थे उनको तो बकौल इमरान खान आप चोर और डाकू कहते हैं और उन्हें आप हर तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। आप तो एक रियासत मदीना, एक नए दौर, एक तब्दीली, एक एहतसाब, गरीब और ताकतवर के लिए एक कानून, आप तो इन पैगामात के साथ इक़्तिदार में आए थे। लेकिन आपका इक़्तिदार क्यों बेइख्तियार था? और आप जो आपने अभी सवाल किया, अगर आपको एहसास हो गया था, जैसे कि आज आपको एहसास हुआ लेकिन इट इज़ टू लेट, अगर आप इक़्तिदार में रहते हुए अपने इन खदशात का इज़हार करते और अवाम से आप उसका एतमाद ले और कहते कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये कहीं और पे फैसले होते हैं, इसलिए मैं अर्ली इलेक्शन का ऐलान करता हूं, मैं असम्बलियां तहलील करता हूं। देखिए 7 मार्च 2022 तक असम्बलियों को तहलील करने या नए इलेक्शंस की जो अथॉरिटी थी वो इमरान खान के पास, पीटीआई हुकूमत के पास थी। अब ये वहां से निकलने के बाद जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है, ये तो खुद उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। और अब ये जो इन्होंने लेटेस्ट बयान दिया, ये तो इन्होंने हर चीज को अब क्लियर कट कर सामने आ गई ना। आप क्यों बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर होते हैं? आप बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ इक़्तिदार में आते हैं। अगर आप इक़्तिदार में अपनी सियासी ताकत के साथ आए तो फिर आप एक्सटेंशंस भी नहीं देते। आप अगर नवाज शरीफ के 3 अदवार को अगर आप देख लें तो नवाज शरीफ ने कभी किसी आर्मी चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं दी। आप एक्सटेंशंस देने के अदवार भी देख लें और जिन लोगों ने दी वो भी देख लें और उसकी वजह क्या था वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इख्तियार जो है ये सिर्फ वही वजीर आजम इस्तेमाल कर सकता है जिसको पता हो कि उसकी ताकत जो है वो अवाम की वजह से है, वो मैदान में है, वो फील्ड में है और वो अवाम के जोर पे दोबारा भी आ सकता है। और उसकी मिसाल है कि नवाज शरीफ को 3 दफा इक़्तिदार से अलहदा किया गया और 4थी दफा उनकी सियासी पार्टी इक़्तिदार में वापस आई। तो ये एक सियासी स्ट्रेंथ होती है जो कि जाहिर है कि जिसको आदत पड़ जाए बैसाखियों के सहारे चलने की, तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है अपने पैरों पे खड़े का और चलने का, उसको जाहिर है कि वक्त लगेगा कि उनको एहसास हो कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और उस वक्त तक वो पिछले 22 साल से वो बैसाखियों की तलाश में, जब उनको मिली वो आ गए इक़्तिदार में। और उन्होंने ये जो 3.5 साल नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन हुआ कौमी असम्बली में, ये अगर ना होती तो इन्होंने अपने 1.5 साल भी इस बेइख्तियार वजीर आजम के तौर पे गुजार देने थे। अब कोई इनसे सवाल पूछे कि आप बेइख्तियार वजीर आजम बन के अवाम की कौन सी खिदमत कर रहे हैं, जब आपके पास इख्तियार नहीं है, जब आप अपना एजेंडा नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, जब आप अपना नजरिया नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, जब आप किसी को पकड़ नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जी हम किसी को पकड़ते थे, कहीं और से डायरेक्शन आ जाती थी और वो छूट जाते थे या कहीं और केस चला जाता था। ये खुद इस चीज का इतराफ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे इख्तियार की वजह से क्या इन्होंने अवाम की वो जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उनको मायूस नहीं किया? क्या अपनी जात के हवाले से एक बहुत बड़ा तजाद नहीं पेश कर दिया कि आप इक़्तिदार के लिए बिक सकते हैं? इसी को बिकना कहते हैं ना, कि आपको इक़्तिदार देने के लिए कुछ शराइत हो जिसकी बिना पे आप आते हैं, जिसकी बिना पे आरटीएस डाउन होता है। जी राइट, अहमद जवाद साहब अब मामलात आगे बढ़ेंगे। जाहिर है कि ये तो लफ्जी जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लकबात हैं, इसके बरक्स अब बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो अब तो ये खुलकर सामने आ जाएगा कि अवाम किसके साथ है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से मकबूल है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद बाई इलेक्शन वो जीत जाएंगे, साथ साथ इलेक्शन में वो ये भी खदशात जाहिर कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे धांधली भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी उमर डार साहब बताएं कि क्या बाई इलेक्शंस की उनकी क्या तैयारी है। लेकिन ख्वाजा नवीद साहब आप बताइए कि ये जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की भाई साहब ने जो बात की ना, मैंने बड़े गौर से सुनी जी कि इमरान खान खुद असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे, इलेक्शन का इंतजार कर डेट दे सकते थे, सब कुछ। एक्चुअली हुआ क्या है कि इमरान खान के साथ तो मोइसा हो गया कि जैसे ही उसको निकाला गया
सीट से, और उन्होंने जो अपना बयानिया बनाया उसके बाद जैसे इन पार्टियों को हुकूमत दी गई, रातों रात दुनिया जो है वो इमरान खान के हक में निकल आई। अब वो इससे हुब्बे अली कहे या बुग़्ज़े मुआविया करें, लोगों को इमरान के हटने का तो दुख था, ज्यादा दुख ये हुआ कि फिर इन हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया जिनके बारे में बहुत कुछ गलत कहा गया था। तो अब ये है कि इमरान की पॉपुलैरिटी इस तरह बढ़ी है जंगल की आग की तरह, और वो अभी भी फैली हुई है। राइट, लेकिन ये वोट बाय इलेक्शन के वोट में सामने आएगी ख्वाजा साहब, आपको क्या उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये पहले हमजा वाले इलेक्शन में आई है ना, उस वक्त सबके बयान जो थे, दावे सारे झूठ हो गए। वो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब भी कहते थे कि ये 5 सीटें लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, वो सारी लेंगे जी। अच्छा, अब भी यही देखिएगा, जितनी लोगों की, साथियों की, एंकर्स की प्रेडिक्शन है सारी की सारी फेल हो जाएंगी। जब तूफान आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बाय इलेक्शन के नताइज क्या हो सकते हैं और उसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बाय इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, पीटीआई की क्या तैयारियां हैं, उमर डार साहब क्या तैयारियां की हैं? जाहिर है कि बाय इलेक्शन आप लोग असेंबलियों में तो पहले ही नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि लोग वोट आपको फिर भी देंगे, आपने चाहे पार्लियामेंट में जाना है या नहीं जाना? इस हद तक पाकिस्तान के अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ है? इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। और आपने कराची में भी देखा होगा कि जब कराची में बाय इलेक्शन हुआ है तो तब भी लोगों को पता था कि पीटीआई असेंबलियों से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया और कामयाब करवाया। और जो एमक्यूएम का हशर हुआ उनके उम्मीदवार का और 13 जमातों के उम्मीदवार का, वो पूरी कौम ने देखा। इससे पहले भी जो बाय इलेक्शन हुए हैं लाहौर में, लाहौर जिसे कहा जाता था, 4 में से 3 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ जीती। फिर 20 सीटों में अक्सरियत तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाब हुई, जिसके बाद में फिर पंजाब हुकूमत जो है वो बनाई गई। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो परसों इलेक्शन होने जा रहा है इसमें भी कौम, मैं समझता हूँ जी, वन वे ट्रैफिक है। और जो अभी इन्होंने बात की है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ इस तरह इस वक्त। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो बाई इलेक्शन में जाहिर है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। ऐसी सूरत में आप लोग अगर कुछ लूज करते हैं तो क्या फिर भी आप लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसी तरह के आप लोगों के इल्जामात होंगे, या फिर आप वो उस नताइज को भी मानेंगे, तस्लीम करेंगे? मैं आपको गुजारिश करूं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा वाज़े और खुला मौक़िफ़ है पूरी कौम के सामने। और इलेक्शन कमीशन ने तो पिछले ज़िमनी इंतखाबात में भी कोई कमी नहीं थी की, लेकिन अल्लाह ताला ने खास फजल करम किया कि 10-10, 15-15 हज़ार वोट इन्होंने डलवाए हुए थे संदूकड़ियों में, लेकिन उसके बावजूद अवाम की इतनी अक्सरियत बाहर निकली और वो जो इलेक्शन की रेशो थी, वो वोट कास्टिंग की, वो इस कदर ऊपर चली गई कि वो 10-15 हज़ार वोट भी जो इन्होंने संदूकड़ियों में डाले हुए थे उनसे भी इनके उम्मीदवार ना जीत सके, वो धांधली भी इनके पाने में कामयाब ना हो सके। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगी कि अहमद जवाद साहब से भी इसके ऊपर राय ले लूं कि पीएमएलएन के लिए तो बड़ा टफ मुकाबला है। इससे पहले बाई इलेक्शन के नताइज वो देख चुके हैं कितने ख़तरनाक थे। अपने ही गढ़ लाहौर हो या पंजाब हो, इसमें वो बदतरीन शिकस्त का सामना कर चुके हैं। इस वक्त भी जिस कदर अवाम तंग है, इसमें बाई इलेक्शन में जाना यकीनन एक टफ और मुश्किल फ़ैसला है। फिर भी कंटेस्ट करेंगे, क्या तवक्कुआत हैं, तैयारियां क्या हैं, किस तरह से प्रिपरेशन की है कि अब इलेक्शन के नताइज पिछले बाई इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगे? देखें आलिया, इलेक्शंस जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो किसी फियर के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लड़ने चाहिए। इलेक्शन एक बेंचमार्क है
जो इस बात को डिटरमिन करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का अवाम के अंदर कितना रिस्पॉन्स है। और मेरा ख्याल है कि ओपन माइंड के साथ इलेक्शंस में जाना चाहिए और जो भी अवाम का फैसला उसको तस्लीम करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि साफ शफाफ इलेक्शन, वो वाले इलेक्शंस नहीं जो कि हम ईवीएम से या इंटरनेट वोटिंग से करवाने की प्लानिंग कर रहे थे, बल्कि ज़ाहिर है अब तो वो तब्दीली हो गई ना। अब तो इलेक्शन कमीशन बैलेट से ही वोट करवा रहे हैं, तो अब तो बाई इलेक्शन रिजल्ट है। मैं समझता हूँ जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसको तस्लीम करना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत का सफर जारी रहना चाहिए। जी ठीक है, आपको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। ये सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बाकी इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो वो सबके सामने आएगा। जी ठीक है। ख्वाजा नवीद साहब, एक तो मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस तरह से पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, बार बार उनके बयानात हो रहे हैं, सियासत में ये कितनी तशवीशनाक बात है कि सियासतदान इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इदारों के सरबराहों के नाम लेना और उनको तनकीद का निशाना बनाना, और फिर ऐसा कि पहले सियासतदानों पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे, अब इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, गद्दारी के लक़ब दिए जाते हैं। तो ये सियासत में आपको नहीं लगता कि ख़तरनाक है? इस तरह से जमहूरियत तो आगे नहीं बढ़ सकती। ये खुद ब खुद अपने आप को खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं और इन्हें पता नहीं है कि फिर वो कहते हैं ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ऐसा ना हो कि ये सारा सिलसिला यहीं पे रुक जाए और कोई और आ जाए। समझ गए? इनको ये समझना चाहिए। और बाकी जो बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, मैं उसमें एक जुमला बनाना चाहता हूँ कि अब जो हालात हैं, इलेक्शन कमीशन रिडेंडेंट हो जाएगा। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो इतना बड़ा रिजल्ट होगा कि उसमें इलेक्शन कमीशन की कोई से ही नहीं होगी, वो आवाम की अपनी से होगी और वो सारा दूध का दूध और पानी अलग हो जाएगा। राइट। उमर डार साहब, मैं ये गिरफ्तारियों और गद्दारी के इल्ज़ामात में ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, इस तरह के जो गद्दार कहकर आप लोग अपने लिए ही मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे कि ऐसे में जहाँ पे आप लोग अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस कम कर रहे हैं, जब आप आपका रवैया ऐसे होगा और ये आपका लबो लहजा होगा? तो देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि जमहूरियत पे आप मुझे बताएं, जमहूरियत ही तो आपको इस बात का राइट देती है कि आप क्या जमहूरियत कहती है कि चोर को चोर नहीं कहना चाहिए, डाकू को डाकू नहीं कहना चाहिए। यानी जमहूरियत ये कहती है कि मुल्क लुट रहा है और आपने जमहूरियत बचाने के लिए खामोश रहना है। नहीं, देखिए कुछ इदारे हैं, जाहिर है कि जो जहां पर आपको एक रेड लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आप लोग बार बार वहां तक पहुंचते हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं। अब तो जाहिर है कि ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी भी इसी सूरत में सामने आई है। नहीं, कौन सी किस रेड लाइन की आप बात कर रही हैं जिसे हम बार बार क्रॉस कर रहे हैं? ये कौन सी रेड लाइन पीटीआई बार बार क्रॉस कर? जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं, जो इदारों को आप कह रहे हैं कि इनमें मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हैं, कितने नहीं इल्जाम लगाए? आप नवाज शरीफ साहब की तकरीरें भूल गई हैं, मरियम नवाज की तकरीरें भूल गई हैं, अभी इक्तदार में बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जो चंद माह पहले तक वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और जो ही इन्हें इक्तदार की हड्डी फेंकी गई और किस तरह इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक रजीम चेंज, ये जो साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, पूरी कौम ने देखा। तो गुजारिश ये है कि ये अभी जो इक्तदार में पार्टीज बैठी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान के आप अल्फाज भूल गई हैं, आसिफ जरदारी साहब के वो तारीखी जुमला भूल गई हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन गद्दारी जैसे मीर जाफर, मीर सादिक तो किसी ने नहीं कहा, और ये कहा कि इस इंस्टीट्यूशन में नाम ले लेकर और फिर कितने लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। अब वो कुछ नामुनासिब है कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं। खान साहब ने किसका नाम लेकर उसे मीर जाफर या मीर सादिक कहा है? मीर जाफर, मीर सादिक जरूर कहा है, लेकिन उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया कि कौन मीर जाफर है, कौन मीर सादिक है। ये तो फैसला कौन ने करना है?
इमरान खान साहब ने तो डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, जबकि नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, अच्छा मरियम ये बताइए उमर डार साहब, चले ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप बता दें। बात बताएं जी, क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये रियलिटी नहीं है? अगर चोरों को कौन भी एनआरओ देता है, चोरों को कोई भी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देता है, तो क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? तो ये मुल्क के साथ गद्दारी है, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। मैं तो हैरान हूँ आप किस तरह के सवाल कर रही हैं। ये सवाल पूछने वाला है, बिल्कुल आप लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए उस शख्स के साथ जो कलप रहा है, जो शोर डाल रहा है, जो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है कि इन चोरों को, इन डाकुओं को एनआरओ दिया जा रहा है। और आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की जो तबाही हुई है पिछले 70 साल में, उसकी वजह ये हुई है। आपके साथ ही नहीं कल पे मुझे आप बात बताएं कि हमें बुला कर फाइलें दिखाई जाती रही और हमें कहा जाता रहा कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और फिर कैसे उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए, कैसे उन्हें मजलूम बनाया गया, कैसे उन्हें अदालतों से ये तो इमरान खान साहब ने कहा ना, ये तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पहले बुला कर फाइलें दिखाई जाती थी कि ये देखें, और बाद में मंजरनामा ही कुछ चेंज हो गया। ये तो इमरान खान साहब ने कहा ना। ये आपके एंकर्स, आपके मीडिया के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग ये बातें कहते रहे हैं। आज भी उनके वीडियोस, क्लिप, उनकी तकरीरें, उनकी स्पीचें जो है ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा जाके? अहमद जवाद साहब, हुकूमत भी इस मामले में कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं, ये जो आपने सवाल किया, ये सिलसिला कैसे रुकेगा? जी, देखिए, पाकिस्तान, मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान अब इस तरह नहीं चल सकता, ये याद रखिए। पाकिस्तान ने चलना है तो फिर बिल्कुल सही आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क उमर डार साहब, मैं तो आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि आइन और कानून ये नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश सुन ले। अगर आप ये कहें कि इमरान खान जो कह रहे हैं हम उसको मान लें, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि फिर नवाज शरीफ भी ये कहते थे, फिर मुझे उसको भी मानना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ एंड इमरान खान। सब मैं तो अपने मुल्क के वजीर आजम को देख रही हूँ। मैं नवाज शरीफ और इमरान खान की शख्सियत को नहीं, अपने मुल्क के वजीर आजम को देख रही हूँ। नवाज शरीफ भी मेरे मुल्क का वजीर आजम था, इमरान खान भी मेरे मुल्क का वजीर आजम था। मेरे मुल्क के वजीर आजम ने ये बात मुझे बताई और मैं अपने मुल्क के वजीर आजम की बात दोनों की मानूंगी अगर मैं मानती हूँ तो। जी ठीक है, अहमद जवाद साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? देखिए आलिया, बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का 18-20 साल से एक नैरेटिव था चोर और डाकू का, 2018 में इनको एक मौका मिला। इनके पास पाकिस्तान के तमाम इदारे थे, FIA चेयरमैन नैब को तो वैसे ही इन्होंने वीडियो दिखा के जो है होस्टेज बनाया हुआ था, 1 पेज भी था, तमाम इदारे भी थे, अदालतें भी इनके साथ ही नजर आ रही थी। इसके बावजूद 3.5 साल में ये किसी को एक को चोर और डाकू साबित नहीं कर सके। और इसके मुकाबले में आप इंग्लैंड में चले जाएं, यूके में चले जाएं, वहां पे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जी ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मेरे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, उमर डार साहब, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ ख्वाजा नवीद साहब थे, उनका भी शुक्रिया। जाहिर है कि ये साबित करना बहुत मुश्किल काम है कि पहले इमरान खान साहब ये कहते रहे कि मैं हर फैसले में बाइख्तियार था, हर फैसला मैंने खुद किया और इसमें इदारे मेरे साथ खड़े थे, और आज वो ये कहते हैं कि जिम्मेदारी तो मेरी थी, हुक्मरानी किसी और की। तो ये जस्टिफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।